नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा का व्रत लेने वाले हमारे नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए 3 दिसंबर 2023 को, करीब एक हफ्ते बाद मनेन्द्रगढ़ के डॉक्टर विनय जायसवाल, जो वहां के पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, उन्हें टिकट नहीं मिली और चुनाव कांग्रेस के खिलाफ में गया मनेन्द्रगढ़ से। वहां भारतीय जनता पार्टी के श्याम बिहारी जायसवाल जीत कर आए, जिन्हें बाद में मंत्री बनाया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि उनसे पैसे लेने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं दी गई। उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सचिव चंदन यादव का नाम लेकर साफ साफ कुछ सबूत भी पेश करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। अलग अलग टीवी चैनल में जाकर उन्होंने अपनी बाइट दी, अपनी बातों को रखा। शांत दिमाग से सुलझे हुए एक डॉक्टर विनय जायसवाल ने जो बातें कही पूरी दुनिया ने देखी। उससे कांग्रेस का एक अलग ही चेहरा सामने आया। लोगों को पता चला कि यहाँ पैसे लेकर टिकट दी जाती है, और इतना ही नहीं, पैसे लेकर टिकट नहीं भी दी जाती है। ये बातें डॉक्टर विनय जायसवाल बार बार समझा रहे थे, डंके की चोट पर इस बात को बोल रहे थे। उनके उस बयान के 3 महीने बाद एक हैरान करने वाली घटना होती है। डॉक्टर विनय जायसवाल ने एक पत्र देते हुए कांग्रेस में अपनी वापसी की टिकट कटवा ली। उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि आवेश में आकर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था। डॉक्टर विनय जायसवाल के इस पत्र के अलावा एक और पत्र की चर्चा हो रही है, जो पत्र जारी किया है कांग्रेस के पूर्व महासचिव अरुण सिसोदिया ने। मैंने उससे विस्तार से बातचीत की तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी कलह चल रही है, जिस तरह के माहौल है, उस पर उन्होंने खुलकर जानकारी दी। फिलहाल आप डॉक्टर विनय जायसवाल की उन बातों को सुनिए, तब आपको यकीन हो जाएगा कि विनय जायसवाल किस तरह से साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं कि वो आवेश में आकर ऐसा कुछ बोल गए थे। दरअसल विनय जायसवाल कहीं भी आवेश में नहीं दिख रहे थे। वो क्या कुछ बोल रहे थे, उनके एक शब्दों पर आप गौर करें। चंदन यादव की मैं बात कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए मुझसे लिया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आपके बेबीलोन इंटरनेशनल में उसने पैसा लिया, जाके उसको वीडियो फुटेज जाके निकाल के देखें, और किस उसमें जाके दिए हैं, और जो सर्किट हाउस है वहां पर उन्होंने उससे पैसा लिया। तो इस तरीके से किस लिए लिए? टिकट दूंगा, टिकट में आपकी पैरवी करूंगा, यही तो चला है पूरा। जो सच्चाई है उसको बयां कर रहा हूं। कांग्रेस के टिकट वितरण की प्रक्रिया के समय में जो प्रभारी सचिवों के द्वारा या जो भी उस समय व्यक्ति थे, इस तरह से जो वातावरण बनाया गया, पैसे की मांग की गई, मैंने 7 लाख रुपए स्वयं सर्किट हाउस में और बेबीलोन इंटरनेशनल में उनको दिया 2 किस्तों में। दरअसल डॉक्टर विनय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे थे, लेकिन मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं मंत्री हैं, उनके वहां स्थापित होने से सारी संभावनाएं डॉक्टर विनय जायसवाल के लिए बंद हो गई। तो उसके बाद उन्होंने फौरन पलटी मार ली और कांग्रेस में वापस चले गए। राजनीति में इस तरह की गुलाटी आम जनता को भी खूब समझ में आ रही है, जहां नेता अपनी बातों पर कायम नहीं रहते। और सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए, चंदन यादव, उनका क्या होगा, जो 7 लाख रुपए लिए हैं, जैसा कि डॉक्टर विनय जायसवाल दावा कर रहे थे। कई इस तरह के अनसुलझे प्रश्नों के कारण आम जनता शक की निगाहों से ऐसे नेताओं को देखती है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें जाने के बाद हर कोई धुल जाता है। लेकिन विनय जायसवाल ने जो गंभीर आरोप लगाया, शांत दिमाग से लगाया, खुलकर लगाया और सबूतों की बात कही, उस पर क्या होगा इसके बारे में कोई उत्तर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के अपने ही पुराने महासचिव अरुण सिसोदिया ने जो बातें कही, जिस बारे में मैंने पहले चर्चा की थी, बाकायदा उनसे संपर्क कर मैंने विस्तार से चर्चा की, तो पता चला कि पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार, या यूं कहा जाए शासन के पेड एम्प्लॉय विनोद वर्मा, जिन्हें कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा दे दिया गया था, वही विनोद वर्मा जिन्हें छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने गाजियाबाद के इंद्रापुरम से गिरफ्तार किया था। मामला था कि फर्जी सेक्स सीडी बंटवाने का। उस समय के मंत्री राजेश मूणत के विरुद्ध एक सीडी आई थी, जिसके वो मुख्य आरोपी थे। उन्हें जेल जाना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच भी चलती रही। उन्हीं विनोद वर्मा के गाजियाबाद स्थित इंद्रापुरम
उनके आवास का पता देते हुए उनके बेटे ने टेसू मीडिया के नाम से 5,89,00,000 रुपए छत्तीसगढ़ कांग्रेस से आहरित करवाए बिना पार्टी अध्यक्ष और महासचिव के मंजूरी के। पार्टी के उस समय के कोषाध्यक्ष और कोल स्कैम घोटाले के आरोपी राम गोपाल अग्रवाल के द्वारा। इस बारे में मैंने अरुण सिसोदिया से जो कुछ बातें की, उनके एक एक शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस छोड़कर क्यों उनके नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और एक तरीके से अरुण सिसोदिया ने खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ में जो बातें रखी है, उससे आपको कांग्रेस के दयनीय हालात का अंदाजा हो जाएगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त हैं अरुण सिसोदिया, रिटायर्ड फौजी हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व महासचिव रहे हैं। इनका एक पत्र इन दिनों राजनीतिक गलियारों में काफ़ी धमाल मचा रहा है। 4 दिन पहले एक पत्र लिखा था इन्होंने, जो आज चर्चा में आया हुआ है। मैं सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा, जिसमें करीब 6 करोड़ के गबन के इन्होंने गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष पर लगाए हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। आप मुझे बताएंगे वो क्या घटनाक्रम जिसे लेकर आप मेन स्ट्रीम की मीडिया में इतने छाए हुए हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है आपके उस लेटर की। धन्यवाद। देखिए, एक विषय था जो 1.5-2 महीने पहले पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक डोमेन में आया था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोष से 5,79,00,000 रुपए किसी टेसू मीडिया नामक कंपनी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नाम से भुगतान किया गया। और उस समय काफ़ी चर्चा रही, प्रेस अखबारों में भी रहा, सब कुछ रहा। तो हमें उम्मीद थी कि शायद संगठन जो है इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए इस पूरे विषय की जो सच्चाई है वो जनता तक और कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता तक, मेहनती और पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे। पर राजनीतिक व्यवस्था के कारण या जिन भी कारणों से इस विषय पे कोई आगे बात नहीं बढ़ी, तो अंततः मुझे एक जिम्मेदार कांग्रेस का कार्यकर्ता और जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते और एक पूर्व फौजी होने के नाते मैंने ये कर्तव्य समझा कि इस बात को पुनः कांग्रेस पार्टी के फोरम पे उठाना चाहिए, जिसे कि मैंने लेकर दीपक बैज जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी और साथ ही साथ चरणदास महंत जी को मैंने पत्र के माध्यम से ये अनुरोध किया कि इस तरह का घटनाक्रम संज्ञान में आया है। ये पत्र लीक कैसे हुआ, क्या कहना है आपका इस बारे में? क्योंकि 4 दिन पहले आपने पत्र लिखा है और अचानक आज चर्चा में क्यों आया? हमारी जानकारी में आपने पहले भी कई ऐसे पत्र लिखे हैं। देखिए, मैंने अलग अलग विषयों में कांग्रेस प्रदेश को और पीसीसी को और एआईसीसी को पत्र मैं हमेशा लिखते रहता हूं, ताकि जो बातें हैं, जो निचले स्तर की जो विषय हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच सके। और ये पत्र लीक होने का मुझे भी पता लगा, रायपुर से एक प्रेस वालों का फ़ोन आया कि इस तरह का आपका एक प्रेस में मैटर चल रहा है। तो मैं बोला मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने संगठन को दिया था, पर ये पत्र आया कहाँ से, ये मेरे लिए भी सोचने का विषय है। ये पत्र लीक हुआ या लीक करवाया गया, ये एक विषय गंभीर चिंतन का है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में जिस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं, जैसी गुटबाजी के बारे में चर्चा होती रही है, मोहन मरकाम का गुट अलग रहा या उन्हें बाद में मंत्री बनाया गया, वो चुनाव में असफल हुए और अभी भी लोकसभा चुनाव के लिए वो दावेदार हैं और उन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। आपको माना जाता है आप मोहन मरकाम जी के बेहद करीबी रहे हैं, और ऐसे में यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे? कभी किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं की, लगातार काम किया है। पर पिछले 5 साल में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप उनको उसका परिशाद नहीं मिला, जिसके कारण कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित और पीड़ित हैं। और ऐसी घटना कल एक राजनांदगांव में भी हो गई, जो कि चिंता का विषय है कि कार्यकर्ताओं की अगर पीड़ा का समाधान अगर नहीं होता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए इन सारे विषयों को जनता तक, कांग्रेस के कार्यकर्ता तक संज्ञान में लाकर उसको समाधान करना चाहिए। एक कमेटी बनानी चाहिए इस विषय वस्तु के लिए। और भी मैंने बहुत सारे ऐसे विषय प्रदेश अध्यक्ष जी को लिख के दिया है, आवेदन के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है कि चुनाव के विधानसभा चुनाव में जितने भी जिला अध्यक्ष रहे हों उन सभी जिला अध्यक्षों को बदल देना चाहिए, चाहे वहाँ हम जीते हों चाहे हारे हों, नए लोगों को अवसर देना चाहिए। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनानी चाहिए, ताकि चुनाव में एक नई ऊर्जा दिखती है। अब वर्तमान में जिस परिस्थिति में हमारी पार्टी है, हमारा धन का आवक रोक दिया गया है।
आप राजनांदगांव की जिस घटना की चर्चा कर रहे थे, मंच पर उस वक्त भूपेश बघेल पुराने सीएम मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए साफ तौर पे कहा, जो बातें आप कह रहे हैं उनकी भावना और आपकी बातों में काफ़ी समानता है। तो ऐसे में अगर आवाज़ अपने ही संगठन के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ में छत्तीसगढ़ में उठती है, तो आप पार्टी के जिम्मेदार महासचिव रहे हैं, लंबे समय तक आपने काम किया है, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस का भविष्य छत्तीसगढ़ में क्या होगा ऐसे में? देखिए, हमें फिर से पार्टी को रिवाइव करने की आवश्यकता है और ये समय का मांग रहता है और परिवर्तनशील समय रहता है। हर चीज़ एक आती है, दूसरी जाती है। अभी ऐसी परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि हमें चिंतन मनन करते हुए नए लोगों को अवसर देना चाहिए, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो टिकट की बात हो, चाहे किसी तरीके के दायित्व को। वरिष्ठ जो हैं 70-75 साल के जो हो गए हैं, उनको आराम से मार्गदर्शक मंडल बना के उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। कांग्रेस के कई जिम्मेदार नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं, देश भर में ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। ऐसे में आपकी कोई संभावना है कि आप पार्टी के खिलाफ जाएंगे और आपके विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाता तो क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले सकते हैं आप? देखिए, मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी एक्शन जरूर लेगी, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, जांच करके उनको पार्टी से बाहर करने का अवश्य काम करेगी, मुझे उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी जो पराजय हुई उसको अप्रत्याशित पराजय माना जा रहा था। कोई सर्वे कंपनी, कोई एजेंसी नहीं बताने को तैयार थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इसे कैसे देखते हैं? 3 महीना सरकार को हो गया है, इसके कार्यकाल को भी आपने देखा 3 महीने, किसे जोड़ करके आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो हार हुई उसका रिजल्ट देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि जनता का आक्रोश था, मतदाताओं का आक्रोश था और साथ ही साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश था, क्योंकि एक सरकार के एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री में से 9 मंत्री का हार जाना कहीं ना कहीं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जरूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक चुनाव में नहीं खत्म हो जाती, उसके बाद की भी राजनीति है। अगर कहीं भूल हुई, चूक हुई, कहीं आगे पीछे हुआ है, तो चिंतन मनन करके कांग्रेस पार्टी को। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, कांग्रेस को करना चाहिए था राम मंदिर के पक्ष में कुछ काम बढ़िया है? हाँ, ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों को जरूर चिंतन मनन करना चाहिए था कि ये एक ऐसा विषय है, क्योंकि ये धर्म और आस्था का विषय है और आज जो धर्म और आस्था को बहुत सारे लोगों ने सड़क पे ला दिया है, ऐसे विषयों को मंदिर और अपने जीवन के आचरण में रखने वाला विषय है। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। ये आपके अंदर से आपको राम की फीलिंग लाना चाहिए, भगवान की फीलिंग लाना चाहिए। ये सड़क पे नुमाइश करने वाला धर्म नहीं है, ना ही किसी धर्म को नुमाइश करने का अधिकार है। धन्यवाद। अरुण सिसोदिया जी के विचारों को सुना। ये पब्लिक का मंच है, राष्ट्रबोध लगातार आपके साथ बना रहेगा। हमारी कोशिश है कि राजनीति में अच्छे लोगों को हम प्रमोट कर सकें। राजनीति बुरी नहीं होती, उस पर काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी। नमस्कार।